नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शनिदेव जयंती पर मंदिरों में हुए अनुष्ठान। नई आबादी स्थित मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने की कार्रवाई। टीएसपी में गैर आदिवासी को राजनीति में हक देने की मांग। डूंगरपुर में राज्यपाल के सामने उठा गैर आदिवासियों का मुद्दा। पैंथर ने घात लगाकर सगाई से लौट रहे युवक पर हमला किया। डूंगरपुर जिले के आंतरी वन क्षेत्र में हुआ मामला। खमनोर में शुरू हुआ महाराणा प्रताप का मेला। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत। कुंवारिया थाने से चोरी का आरोपी फरार, पुलिस में हड़कंप। राजस्थान में कोरोना के 22 एक्टिव केस, 2 लोगों की मौत। सास बहू विवाद में बहू ने लगाई फांसी, इलाज के दौरान हुई मौत। बिशीवाड़ा थाना क्षेत्र की घटना। मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर दिखा पैंथर, शिकार की फिराक में दीवार पर घात लगाए बैठा था। जब टूटने लगी उम्मीदें तब आयुर्वेद बना संजीवनी। अस्थमा पीड़ित मासूम को आयुर्वेद से मिला नया जीवन। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। सिकर में छात्रों और शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। प्राचीन सीता माता धर्मस्थल पर भव्य मेला, राजस्थान की शान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का उदयपुर दौरा। सावरकर जयंती पर क्रांतिकारियों को किया याद। 108 कुंडात्मक विष्णु महायज्ञ एवं पद्मनाभ भगवान विष्णु मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ। बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी और 1 लाख रुपए का जुर्माना। सागवाड़ा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, दरिंदे को मृत्युदंड। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। शनिदेव जयंती पर जिले भर में विविध धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इसके तहत मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। खासकर मंगलवार का दिन होने से हनुमान मंदिर में भी लोगों की भारी भीड़ रही। बांसवाड़ा शहर के नई आबादी स्थित शनिदेव मंदिर में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। इसके तहत भगवान शनिदेव की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान को भोग लगाकर आरती भी उतारी गई। इसके साथ ही सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ने लगी थी। दिन भर लोगों ने मंदिर में भगवान के दर्शन करने के साथ तेल व अन्य वस्तुएं भगवान को अर्पित की। मंदिर में भक्त मंडल की ओर से हवन, जप, अभिषेक व विशेष पूजन का आयोजन किया गया। जिन लोगों के 7.5 व ढैया की महादशा चल रही है, उन लोगों ने भगवान के पैरों में तेल चढ़ाकर कष्ट निवारण की प्रार्थना की। देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में देखी गई। वहीं भजन कीर्तन के आयोजन भी किए गए। इसी तरह मदारेश्वर मार्ग स्थित मंदिर में भी कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान हुए। तो वहीं डालाब हनुमान मंदिर, लोधा हनुमान मंदिर, बोरवट हनुमान मंदिर सहित जिले भर के हनुमान मंदिर में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक पुराने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को छोटी सादड़ी पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ डोडा चूरा तस्करी के मामले में पहले से प्रकरण दर्ज था। डीएसपी गोपाल लाल हिंडोनिया ने बताया कि मामला 17 नवंबर 2024 का है, जब थाना प्रभारी निर्भय सिंह मय जाप्ता निम्बाहेड़ा हाईवे रोड पर गश्त के दौरान 3 मुंडा चौराहे से 400 मीटर आगे पहुंचे। तभी कारुंडा की ओर से आ रही एक सफेद महिंद्रा पिकअप को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही वाहन चालक और उसका साथी वाहन छोड़कर मौके से भाग गए। तलाशी के दौरान गाड़ी से चालक का मोबाइल और डाले में भरे 19 कट्टों में कुछ 372.115 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया।
इस मामले में पहले ही एक आरोपी शेर मोहम्मद उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं दूसरा आरोपी नंद किशोर पिता भुवानी राम पाटीदार निवासी कारुंडा थाना छोटी सादड़ी की तलाश जारी थी। प्रकरण में फरार नंद किशोर को पकड़ने के लिए वक्ताधिकारी गोपाल लाल हिंडोनिया द्वारा पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी गई, जिस पर विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम में कांस्टेबल आनंद डाबी और कांस्टेबल ख्यालीलाल को शामिल किया गया। संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नंद किशोर को गिरफ्तार कर लिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के एक दिवसीय डूंगरपुर दौरे के तहत देर शाम को प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसके बाद सर्किट हाउस में लोगों ने अपनी परिवेदनाएं ज्ञापन के माध्यम से दी। अनुसूचित जाति विकास परिषद ने टीएसपी क्षेत्र में गैर आदिवासियों को राजनीति में आरक्षण की मांग उठाई। इसके अलावा राशन डीलर आमजन एबीवीपी की ओर से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कलेक्ट्रेट में मीटिंग खत्म होने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी कार से उतरकर आमजन के पास जाकर उनकी परिवेदनाएं सुनी। राज्यपाल ने सबसे पहले जिला रसद विभाग के अधीनस्थ राशन डीलर संघ के प्रतिनिधिमंडल से मिले। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में कोरोना के दरमियान लोगों को गेहूं वितरण का कमीशन विभाग की लापरवाही से यह कार्य लैप्स हो गया। 3 साल से कमीशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके बाद त्रिवेदी मेवाड़ समाज के छात्रावास भवन की लीज बढ़ाने का ज्ञापन दिया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने के भोगीलाल पंड्या कॉलेज भवन के लिए बजट दिलाने की मांग। अनुसूचित जाति विकास परिषद ने टीएसपी में एससी वर्ग को 5% आरक्षण देने का विरोध जताया। उन्होंने 16% आरक्षण और एसटी वर्ग के समान सभी सुविधाएं देने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि राजनीति में टीएसपी क्षेत्र में गैर आदिवासियों को कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति में पुनः बहाल करने सहित कई मांगे रखी गई। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से राज्यपाल का अभिनंदन किया गया। राज्यपाल ने आगामी जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण पर नए सिरे से पुनः विचार करने की बात कही। डूंगरपुर जिले के आंतरी वन क्षेत्र के वलोता गांव के लीमड़ी फला में एक पैंथर ने घात लगाकर एक युवक पर हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव में आए 3 युवकों को भी घायल कर दिया। ग्रामीणों के हंगामे के बाद वन विभाग ने उदयपुर से ट्रैकुलाइज टीम बुलाई और रेस्क्यू कर पैंथर को ले गए। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के लक्ष्मण रौत अपनी बहन रीना की सगाई कार्यक्रम में शामिल होने अन्य गांव गए थे। वापसी में बलोता डैम के पास रास्ते में एक पैंथर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। उसने लक्ष्मण के दोस्त मुकेश पुत्र मोगजी रौत पर पीछे से हमला किया। अचानक हुए हमले से उसके साथ चल रहे हाजा पुत्र कन्हैयालाल रौत, लक्ष्मण पुत्र जीवा और शंकर पुत्र लक्ष्मण रौत डर गए। उन्होंने मुकेश को बचाने के लिए पैंथर पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। पैंथर मुकेश की पसलियों में झपटा मारने के बाद तीनों की तरफ बढ़ा और तीनों को घायल कर दिया। हंगामे की आवाज़ सुनकर पीछे से आ रहे परिवारजन और ग्रामीणों की भीड़ दौड़कर मौके पर पहुंची। लोगों की भीड़ देखकर पैंथर वहां से दूर झाड़ियों में छिप गया। ग्रामीणों ने तुरंत आंतरी वन चौकी के रेंजर यशपाल को सूचना दी। इसके बाद मौके पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे। उन्होंने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा उदयपुर से ट्रैकुलाइजर बुलाकर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हमारी सिस्टर है रीना के घर पे गए थे, उनकी शादी थी, तो वहाँ जाके रिटर्न वापस आ रहे थे तो 75 झाड़ियों में छुपा हुआ था। तो दूसरे एक पहले पे हमला कर दिया, उन पे बचाव करने के लिए गए तो हम सबको लपटे में ले गया और निकल गए वहाँ से। अभी फिलहाल वहीं पर ही है। अमरोत हाजाराम रोत गाँव वलोता में लिमड़ी फला में शादी समारोह में से आ रहे थे और 4 जने, तो मुकेश के ऊपर पहले हमला कर दिया। 20 बचाव के लिए लक्ष्मण और हाजाराम गया, उनके ऊपर हमला कर दिया और साथ में शंकर था, उसके ऊपर भी हमला कर दिया। पैंथर था है ना? हाँ, तो ज़्यादा चोट आई है। मुकेश के ऊपर हमला किया, मुकेश का हाथ के ऊपर चोट आई है और लक्ष्मण के नाक के ऊपर दांत गड़ा है और हाथ के ऊपर भी काट लिया उसने। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने खमनोर के मनीचंद में महाराणा प्रताप मेले का शुभारंभ किया। इसके पश्चात ओडन पंचायत भवन में आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। ग्रामवासियों ने नगर पालिका में शामिल नहीं होने तथा पंचायत के रूप में ही यथावत रहने पर विधायक का आभार व्यक्त किया। ओडन जन सुनवाई में विधायक के समक्ष अवैध खनन, अघोषित बिजली कटौती, किसानों को उपभोग से अधिक विद्युत बिल आने, चरनोट भूमि से अतिक्रमण हटाने, पट्टे आदि से संबंधित शिकायतें आई, जिस पर विधायक द्वारा संबंधित विभागों को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। विधायक श्री मेवाड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप के गुण काफ़ी ऊंचे रहे हैं।
उनसे हम सीखें तथा उनके गुण हम सभी अपनाएं। समाज के लिए भला ही होगा। गुण अपनाने की कोशिश करनी है, लेकिन साथ ही अपनी पहचान भी कायम रखनी है। मेवाड़ की पहचान है कि 36 कौम के बीच कभी खींचतान नहीं हुई है और हम साथ ही रहे हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के ओडावड़ा कुंडली गांव में सास बहू के घरेलू विवाद में एक विवाहिता महिला की जान चली गई। पारिवारिक कलह से परेशान होकर विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओडावड़ा कुंडली गांव निवासी सूर्या ने 26 मई को अपने घर में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पति शैलेश ने समय रहते उसे फंदे से नीचे उतारकर तत्काल डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इलाज के दौरान सूर्या देवी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बिछीवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतका के पति शैलेश डामोर ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी सूर्या और उसकी मां के बीच घरेलू कामकाज को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। उस दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आवेश में आकर सूर्या ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मृतका के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच बिछीवाड़ा पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या मामला है? दिनांक 26 मार्च 2025 को प्रातः श्रीमती सूर्या पत्नी शैलेश डामोर निवासी ओडावड़ा कुंडली फला ने अपने घर में गले में साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर लटकी थी, जिस पर उसके पति शैलेश पिता कचरा डामोर ने उसे फंदे से नीचे उतारकर जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर में भर्ती कराई थी, जिसकी दौरान इलाज कल देर रात्रि को मृत्यु हो गई थी, जिस पर आज परिजनों द्वारा मृतका के पति शैलेश द्वारा रिपोर्ट पेश की है। सास बहू के बीच घरेलू कामकाज की बात को लेकर बोलचाल हो जाने से आवेश में आकर श्रीमती सूर्या ने फांसी के फंदे पर लटक गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मृतका की लाश का पंचायतनामा मृत्यु हो चुका है। पोस्टमार्टम हेतु लाश एमओ साहब मेडिकल टूरिस्ट को सौंपी गई है, जिनके द्वारा पोस्टमार्टम जारी है। बाद पोस्टमार्टम लाश मृतका के पति को सुपुर्द की जाएगी। अग्रिम कार्रवाई जारी है। राजसमंद जिले के कुमारिया थाने से बड़ी खबर सामने आई है। चोरी के एक मामले में कोर्ट से डिमांड पर लाया गया कैदी थाने से फरार हो गया। कैदी की पहचान कन्हैया लाल के रूप में बताई जा रही है। कैदी के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस अधीक्षक ने कन्हैया लाल को पकड़ने के लिए 3 विशेष टीमें गठित कर दी हैं। इसके साथ ही शहर में नाकाबंदी कर दी गई है और फरार कैदी की तलाश तेज कर दी गई है। कन्हैया लाल को किस परिस्थिति में भागने में सफलता मिली, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और थाने में सुरक्षा व्यवस्था में चूक की अभी आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और फरार कैदी को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है। देश भर में लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में 22 एक्टिव केस हैं और 2 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। उदयपुर में भी पिछले एक हफ्ता में 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि तीनों ही होम आइसोलेशन में हैं। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रोजाना 3 से 4 हजार मरीजों की ओपीडी हो रही है। डॉक्टर के अनुसार अभी ओपीडी सामान्य स्तर पर ही है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अचानक सर्दी, जुकाम और बुखार में मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश भर में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक RL सुमन ने बताया कि एक हफ्ते में 3 केस आए हैं।
जिसमें से कोई भी भर्ती नहीं है। रही बात हॉस्पिटल की, तो यहाँ पहले से भी सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। जी सर, उदयपुर में कितने एक्टिव केस हैं कोविड के और किस तरह से अपनी व्यवस्था है एमडी हॉस्पिटल की? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में कुछ केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं इन दिनों, हमारे यहाँ पे भी पिछले एक हफ्ते में 3 केस पॉजिटिव आए थे, परंतु कोई भी, मैं बताना चाहूँगा, कोई भी मरीज़ अभी भर्ती नहीं, इनमें से कोई भी मरीज़ सीरियस नहीं था, घर के ऊपर ही क्वारंटाइन है। और इसी के तहत मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है हमको, सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कुछ केसेज बढ़े हैं तो डेफिनेटली हमको सबको सावधान होना है। जहाँ तक अस्पताल का सवाल है, तो अस्पताल में पहले से ही हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम पृथक से यहाँ पे ILI OPD रन कर रहे हैं, जहाँ पे कोविड टेस्ट की जाती है। जो भी सर्दी जुकाम के मरीज आते हैं वहाँ पर इलाज दिया जाता है उनको। कोविड का वार्ड हमारे पास संक्रामक रोग केंद्र के रूप में पहले से स्थापित, जहाँ 25 बेड हैं, 10 बेड ICU के, बाकी 15 बेड ऑब्जर्वेशन के हैं। और जो गंभीर मरीज़, सांस की मरीज़ से तकलीफ जो भर्ती होते हैं, उनके हम सैम्पलिंग जारी रख रहे हैं। हमारे पास सभी तरीके की ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बाकी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, मेडिसिन सारी उपलब्ध हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें और पूरी सावधानी बरतें। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र स्थित मानगढ़ धाम की पहाड़ियों में एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी दर्ज की गई है। झाड़ियों के पीछे दीवार पर दुबक कर बैठा पैंथर शिकार की ताक में था और उसकी नज़र कुछ दूरी पर चारा चर रही नीलगाय पर था। घटना के वक्त वहां मौजूद पर्यटक और स्थानीय लोग रोमांच से भर गए। बताया जा रहा है कि मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में पैंथरों का एक परिवार निवास करता है और इन्हें अक्सर इलाके में घूमते हुए देखा जाता है। पर्यटक कई बार इसकी तस्वीर और वीडियो कैमरा में कैद कर चुके हैं। विशेष रूप से शाम के समय पैंथरों की गतिविधि अधिक देखी जाती है। इस ताज़ा घटनाक्रम में पैंथर दीवार पर चढ़कर छिपा हुआ था और जैसे ही नीलगाय को उसकी आहट का अंदेशा हुआ, वह तुरंत वहां से भाग निकली। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर की गतिविधियों को करीब 1.5 मिनट तक कैमरा में रिकॉर्ड किया। वन विभाग ने घटना के बाद क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि पहाड़ी क्षेत्र में सतर्क रहें, भीड़ न लगाएं और वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जब सांस लेना ही मुश्किल हो जाए तो जीवन की हर दिनचर्या एक संघर्ष बन जाती है। यही पीड़ा झेल रही थी गाड़री आवास निवासी कमलेश कुमावत की 5 वर्षीय बेटी विशाखा कुमावत। लगातार अस्थमे के दौरे से परेशान विशाखा के इलाज के लिए परिवार हर 15 दिन में उदयपुर या अहमदाबाद के अस्पतालों में चक्कर काटता था। इलाज का खर्च और बच्ची की गिरती सेहत ने परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया था। लेकिन तभी एक मित्र की सलाह में आशा की नई किरण आयुर्वेदिक चिकित्सालय में नजर आई। कमलेश अपनी बेटी को लेकर गांधी चौराहा स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पहुंचे, जहां डॉक्टर राहुल चंद्र रेगर की निगरानी में उपचार शुरू हुआ। यहाँ विशाखा को आयुर्वेदिक दवाई दी गई, जिनका न कोई साइड इफेक्ट था और न ही महंगे इलाज का बोझ। लगातार और नियमित आयुर्वेदिक इलाज के बाद आज विशाखा 8 वर्ष की हो चुकी है और पूरी तरह स्वस्थ है। अब उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यह आयुर्वेद की चमत्कारिक क्षमता का जीवंत उदाहरण बन गया है। डॉक्टर राहुल रेगर का कहना है कि आयुर्वेद केवल इलाज नहीं करता, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण शैली को सिखाता है। यदि इसे समय पर अपनाया जाए तो यह गंभीर से गंभीर रोगों में भी संजीवनी का काम कर सकता है। मैं कमलेश कुमावत, गांव गारियावास और स्वरूपगंज छोटी साड़ी सी का रहने वाला हूं। मेरे एक छोटे 5 साल की बच्ची थी जिसको अस्थमा की एलर्जी थी। तो मैं कम से कम उदयपुर, अहमदाबाद 2 बार 3 बार लेके चला गया, लेकिन वहाँ फिर 15 दिन 20 दिन में वो वही बात हो जाती थी। सर्दी जुकाम मौसम आया, उसको वापस एलर्जी हो जाती थी। मतलब जा के मैं भी परेशान हो गया और बच्ची भी इतनी परेशान हो गई। तो मेरे को किसी ने फ्रेंड ने बताया कि छोटी साड़ी अपने आयुर्वेद चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय छोटी साड़ी में अपने डॉक्टर साहब मिलने वाले राहुल जी रेगर हैं, तो आप एक बार उनको बताओ। तो वो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने सलाह दी। उसके बाद हमने कम से कम साल भर इलाज चलाया उसका। साल भर इलाज करने के बाद बच्ची बिल्कुल एकदम व्यवस्थित कंप्लीट है। 3 साल हो गए मेरे को, बिल्कुल एकदम उसको अस्थमा कुछ नहीं है, क्लियर है। 1 साल भर हो गया, बिल्कुल खांसी तक नहीं चलती उसको, बिल्कुल व्यवस्थित है। और उसको कहीं पे भी किसी हॉस्पिटल में, उसके बाद में राहुल जी के पास जाने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गया अभी तक। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान।
लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 में पेपर लीक के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर सिकर में स्कूल छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों ने ऑल इंडिया सैनिक एंड मिलिट्री संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें परीक्षा की गहन जांच, जिम्मेदारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने की मांग की। सूत्रों के अनुसार अप्रैल 2025 में आयोजित इस परीक्षा से पहले कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने विभिन्न कोचिंग संस्थाओं से संपर्क कर 15 लाख रुपए में पेपर बेचने की पेशकश की थी। हालांकि कई कोचिंग संस्थाओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परीक्षा के बाद कई छात्रों ने यह दावा किया कि जो प्रश्न उन्हें परीक्षा में मिले, वही प्रश्न उन्होंने कोचिंग संस्था में पहले से पढ़े थे। कोचिंग संचालक मंगल चंद ने खुलासा किया कि अज्ञात व्यक्तियों ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कई कोचिंग संस्थाओं के संचालकों से संपर्क किया था और कई बार यह प्रयास दोहराया गया। ज्ञापन में इस पूरी घटनाक्रम की जांच और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। सर नमस्कार, हम लोग यहाँ पे जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 5 अप्रैल 2025 को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसका पेपर लीक हो गया था। उसके विषय में सब लोग हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसमें सबसे पहले 24 मार्च 2025 को 3 लोग मेरे पास में आए थे अकेडमी के अंदर। आके उन्होंने मेरे से बात की कि सर आपके एडमिशन पर्पज़ से आए थे, कि बोले कि एडमिशन करवाना है, आपके रिज़ल्ट्स वगैरह कैसे हैं। तो मैंने उनको अपने रिज़ल्ट्स वगैरह बता दिए। उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि सर हम आपके रिज़ल्ट्स को और अच्छा कर दें। मैंने कहा आप मेरे रिज़ल्ट्स को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर हम लोग पेपर आपको 2 दिन पहले पेपर ला के दे दें और उससे आप कर लें। तो मैंने मोबाइल निकाला और उनका वीडियो बनाया और वो वीडियो मैं आपको दे भी दूँगा। उसके बाद में वो मेरे वहाँ से तो निकल गए, उनको पता चल गया कि वीडियो बन रहा है। मेरे वहाँ से चले गए और फिर मेरे को न तो उन्होंने फ़ोन किया। फिर उसके बाद में आप दिनेश जी हैं, दिनेश जी के पास में वो लोग आए। आप रामगढ़ से हैं, रामगढ़ गए। वो यूपी नंबर की एक गाड़ी थी, उससे वो रामगढ़ गए और रामगढ़ में इनसे भी वही बात की कि सर हम आपको पेपर दे देते हैं। फिर इनको व्हाट्सअप कॉल किए, 2 तारीख को किया था, कितनी तारीख को, 2 तारीख को फिर व्हाट्सअप कॉल किया, सर आप पेमेंट दे दीजिए 15 लाख रुपये, हम आपको पेपर दे देते हैं। फिर ऐसे ही बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके पास में वो आए, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा विश्वास नहीं किया कि ऐसा थोड़ी होता कि पेपर बेचने वाला यूँ घूमता रहेगा। फिर जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो बच्चों ने, हम लोग सेंटर पर थे, हम लोग जो खड़े हैं सब लोग सेंटर पर थे, तो उन्होंने ये बच्चे ये कह रहे थे कि जो हमें सर ने पढ़ाया कल वो पेपर था। तो हमारे बच्चों ने आके हमें बताया कि इस प्रकार से पेपर वो का वो बता रहे हैं। तो फिर हम लोग एसओजी के पास में गए। एसओजी को हमने अपने एविडेंस दिए, इनको जो व्हाट्सअप कॉल था वो भी दिया और मैंने मेरे वाला दिया। एसओजी ने ये कहा कि आप मीडिया में नहीं जाएंगे तो हम आपके केस को हैंडल करते हैं, वरना हमारा ये छोटे लेवल का काम है, हम लोग इसको हैंडल नहीं करते। तो हमने फिर वादा किया कि हम लोग मीडिया में नहीं जाएंगे। 10 से 12 दिन होने के बाद में जब उनका कोई रेफरेंस नहीं आया तो उसके बाद में हम लोग मीडिया के पास में गए। मीडिया वालों ने उनसे बात किया। हम उससे पहले एक बार फिर एसओजी के पास में गए थे, तो एसओजी ने ये कहा था कि वो लोग जो आपने फ़ोटो दे रखी है वो लोग आगरा के आसपास हैं, हमारे रडार पे हैं और हम लोग उसको 1-2 दिन के अंदर पकड़ लेंगे। तो फिर हम वापस आ गए।
फिर तीसरी बार हम एसएसजी के पास में गए तो उन्होंने कहा कि आप लोगों में से किसी ने बता दिया या मीडियम के माध्यम से उन लोगों को पता चल गया, इसलिए उन्होंने अपने फ़ोन वोन सब बंद कर दिया और वो छुप गए। अब काम थोड़ा टेढ़ा हो गया। हम एनटीओ ऑफिस पे गए थे, एनटीओ को भी ज्ञापन दिया था, एनटीओ को देने के बाद में सेना भवन भी गए थे, वहाँ भी दिया था, पीएमओ ऑफिस भी जाके आए हैं। और परसों हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट भी फाइल किया है काउंसलिंग पे रोक करने के लिए, रिजल्ट्स पे रोक करने के लिए, काउंसलिंग पे रोक करने के लिए। आज हम सीकर कलेक्ट्रेट में आए हैं। हमारी मेन मांग है कि जिन लोगों ने ये पेपर आउट किया है या जो इस कृत्य में शामिल हैं उनकी जांच की जाए, उनको पकड़ा जाए ताकि दोबारा से ये ना हो। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये भी मांग करते हैं कि वापस से इस पेपर को एनटीए के द्वारा नहीं करवाया जाए। सैनिक स्कूल सोसाइटी पहले पेपर करवाती थी, वो सैनिक स्कूल सोसाइटी पहले यानी 2017 से पहले वो ही करवाती थी, तो वो उसके लिए योग्य थी और किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना नहीं थी। अब एनटीए छोटा सा पेपर है, वो भी पेपर आ रहा है 3 तारीख को। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सीता माता अभ्यारण्य में सीता माता का भव्य मेला ज्येष्ठ अमावस्या से आयोजित किया जा रहा है। पाल ग्राम व पंचायत द्वारा पिछले 100 वर्षों से आयोजित इस मेले में 4 दिनों तक राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगभग 3 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। पेश है बीबीसी राजस्थान के लिए हमारे सहयोगी चंद्रशेखर मेहता की विशेष रिपोर्ट। सीता माता मंदिर तक पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते हैं, जो चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में दमदमा गेट से होकर, प्रतापगढ़ धरियावाद मार्ग से और प्रतापगढ़ ग्यासपुर से अनूपपुरा होते हुए जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय जनजाति बंधुओं के गांव से आने के लिए कई पगडंडियां भी बनी हुई है। इस अभ्यारण्य की अनूठी पहचान है उड़न गिलहरी, जो केवल दक्षिण भारत और प्रतापगढ़ जिले के इसी वन में पाई जाती है। यह सीता माता की परी के रूप में जानी जाती है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह गिलहरी एक पेड़ से दूसरे फीट पर लगभग 60 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है और अक्सर महुआ के पेड़ों के कोटरों में अपना बसेरा बनाती है। सीता माता अभ्यारण्य जैव विविधता का संगम स्थल है। यह प्रदेश के अन्य अभ्यारण्यों की तुलना में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से भरपूर है। इसकी समृद्ध जैव विविधता इसे एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। वन विभाग, सरकार और जनप्रतिनिधि इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रयासरत है। हालांकि आवागमन के साधनों की कमी के कारण पर्यटकों की संख्या अभी सीमित है। अभ्यारण्य के भीतर स्थित सीता माता का मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया इस अभ्यारण्य को प्रदेश स्तर पर एक मुख्य पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। दुर्लभ औषधियों का भंडार है ये जगह। जैव विविधता के कारण यह अभ्यारण्य कई प्रकार के दुर्लभ आयुर्वेदिक औषधियों से भरा हुआ है। लगभग 1000 प्रकार के छोटे बड़े पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें से 350 जड़ी बूटियों की पहचान हो चुकी है। इनमें से 35 दुर्लभ प्रजातियां केवल यहीं मिलती हैं। अब तक 11 प्रकार के ऑर्किड की पहचान भी की जा चुकी है, जिनसे कई प्रकार की औषधियां बनती हैं। यह अभ्यारण्य विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु का घर है। यहाँ 270 से अधिक प्रजातियों के पक्षी, 50 से अधिक चौपाया और स्तनधारी, 42 सरीसृप, 10 उभयचर और 33 प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती हैं। इनमें स्थानीय और प्रवासी पक्षी दोनों शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य वन्य जीवों में पैंथर, चौसिंगा, उड़न गिलहरी, पेंगोलियन, सियार, लोमड़ी, खरगोश, रैटल, इंडियन सिवेट और सेही प्रमुख हैं। 423 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वनाच्छादित क्षेत्र अरावली और मालवा के पठार के बीच स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 280 से 600 मीटर है, जिसके कारण यहाँ उत्तर, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों की जैव विविधता का संगम देखने को मिलता है। उपवन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत ने बताया कि इस अभ्यारण्य में एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और पतझड़ वाले तीनों प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका अधिकांश भाग 335.62 वर्ग किलोमीटर प्रतापगढ़ जिले में, 79.54 वर्ग किलोमीटर चित्तौड़ जिले में और 7.77 वर्ग किलोमीटर उदयपुर जिले में स्थित है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसी वन में सीता माता को लक्ष्मण जी छोड़कर गए थे और यहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने निवास किया था। उनके पुत्र लव और कुश का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ था। माना जाता है कि जिस स्थान पर सीता माता भूगर्भ में समाई थी, वह स्थल भी इसी अभ्यारण्य में स्थित है, जहां आज मंदिर बना हुआ है। सहस्त्रों वर्षों से प्रतापगढ़ के लोगों का सीता माता से गहरा संबंध रहा है, जिसके कारण इस अभ्यारण्य का नाम सीता माता के नाम पर रखा गया।
अभ्यारण्य में सीता माता मंदिर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, लवकुश बाग और काला आंबा, आम का वह पेड़ जहां हनुमान जी को लवकुश ने बांध दिया था, जैसे ऐतिहासिक स्थल भी स्थित है। 12 बीघा में फैला वर्षों पुराना बरगद का पेड़ भी इसी से जुड़ा हुआ माना जाता है। पूर्व मानद वन्य जीव प्रतिपालक समाज सेवी लक्ष्मण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस वन के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। लोक अधिकार मंच के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने केंद्र सरकार से इस वन में मानवीय अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। समाज सेवी गेंदबल पालीवाल ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। अभ्यारण्य में छोटी बड़ी कई नदियां हैं, जिनमें से 3 जाखम, सीता माता और कर्ममोचनी बारहमासी हैं। जाखम नदी बांध से बहती हुई बेनेश्वर संगम में मिलती है। मेले में जनजाति बंधुओं और भक्तों के लिए दमदमा गेट पर ग्राम पंचायत और आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से 3 दिनों तक निःशुल्क भंडारे का आयोजन होता है। सरपंच सन्नूबाई मीणा और समस्त ग्रामवासियों का इसमें सक्रिय सहयोग रहता है। चिकित्सा विभाग की ओर से डॉक्टर मनीष धाकड़, गजेंद्र कुमार शर्मा, गोविंद शर्मा और CHO उदय सिंह मीणा ने मेले में अपनी सेवाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 2 दिवसीय प्रवास पर आज उदयपुर पहुंचे। पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर भाजपा पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वीर सावरकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में राठौड़ ने हिस्सा लिया और देश की आज़ादी में सावरकर के योगदान को याद किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सावरकर के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। राठौड़ ने कहा कि उस समय सभी का उद्देश्य देश को आज़ादी दिलाना था, लेकिन इतिहास में क्रांतिकारियों को उचित सम्मान नहीं मिला। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए जिससे युवा पीढ़ी क्रांतिकारियों के विचारों से प्रेरणा लेकर देश की सेवा में जुटे। राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस भाजपा की बुराई नहीं करेगी तो उनके पीछे कौन खड़ा रहेगा? उनकी दुकान खाली हो जाएगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत को अपने कार्यकाल की कमियां याद नहीं, जब उनकी सरकार होटल में बंद रहती थी और उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा और निकम्मा कहा था। राठौड़ ने कहा कि गहलोत को केवल भाजपा की आलोचना करनी है। राठौड़ ने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उसने बड़ा दिल दिखाकर विपक्षी सांसदों के दल को दुनिया में भेजा, जो आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रख रहे हैं। ओवैसी के विदेश में बदले रुख पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा की टीम नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति पर पक्ष विपक्ष को एक मत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र की सफलता है। संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा में देरी पर राठौड़ ने कहा कि सभी काम निर्धारित समय पर पूरे होंगे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर समय पर काम नहीं हुआ तो राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे जवाब मांगता है और उनके कान भी पकड़े जाते हैं। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति का आप यदि विश्लेषण करना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा। 14 से पहले भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा क्या थी, 14 के बाद भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा कितनी बढ़ी, नेतृत्व के प्रति कितना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, दुनिया में कितना सम्मान मिला, ये आप देख सकते हैं कि आज दुनिया के 40 से अधिक राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो ये हम गर्व कर सकते हैं। सड़कों के मामले में देख सकते हो कितना सुदृढ़ीकरण किया, कितनी सड़कों का विस्तार किया, कनेक्टिविटी कितनी बड़ी है। रेल के मामले में देख सकते हो कि कितने नए स्टेशंस बने हैं, आधुनिक प्लेटफॉर्म्स, आधुनिक स्टेशंस बने हैं, कई ट्रेनें चालू हुई है, ऐसे वंदे भारत जैसी ट्रेनें, बुलेट ट्रेन तक की योजना काम चल रहा है। यानी रेलों के मामले में भी हमने बहुत जनता को सुविधाएं देने की दृष्टि से, पर्यटन में सुधार करने की दृष्टि से हमने बहुत बड़ा काम किया। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, हवाई यात्राएं बढ़ी है, हवाई अड्डों का विस्तारीकरण भी हो रहा है, नए नए हवाई अड्डे, एयर बेसेज भी बने हैं। पहले हम शस्त्र बाहर से खरीदते थे, अब हमारे ब्रह्मोस के लिए लाइन लगी है, दुनिया के देश उस ब्रह्मोस को खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट करके और लाइन में खड़े हैं। ये परिवर्तन आया है। यही नहीं, देश के अंदर हमारे किसान को समृद्ध करने की दृष्टि से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दुगुने से अधिक कर दिया।
कहते हैं कि कभी 10,000 रुपये का कर्जा माफ़ किया था तो उसको सम्मानित किया गया था। आज 6,000 रुपया प्रति वर्ष हमारे देश के नेतृत्व द्वारा दिया जा रहा है और 3,000 राजस्थान द्वारा दिया जा रहा है। इसकी गिनती करो कितने वर्ष हो गए, कितने रुपये दिए जा रहे हैं, किसान को दिया जा रहा है। किसान को अपनी फसल का बीमा का लाभ देने का, यानी फसल बोने से लेकर के मंडी तक पहुँचे तब तक दिया जा रहा है। मंडी में भाव नहीं आए तो ई नाम योजना दी है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये हमारे नेतृत्व ने दिया है। यही नहीं, पहले मजदूरी छोड़ देता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था तो उसका पीएफ का पैसा डूब जाता था। अब उसका अकाउंट तय कर दिया कि उसके जहाँ भी जाएगा वो अकाउंट वही रहेगा और वो उसका पैसा जमा किया हुआ उसके साथ रहेगा। ये मजदूर की चिंता की। यही नहीं, आम आदमी के खाते में पैसा जा रहा है। पहले राजीव गांधी कहते थे 15 पैसा पहुँच रहा है, 1 रुपया हम भेज रहे हैं। अब पूरा का पूरा रुपया भेजने का काम भी किया जा रहा है। यही नहीं, डीएपी के कारखाने लग रहे हैं हमारे यहाँ पर। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के आधार पर औद्योगिक विकास हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। कहाँ 11वां स्थान था भारत का दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में, अभी 4थी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। ये हमारे देश के नेतृत्व द्वारा प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से देश के विकास में आम आदमी का जीवन स्तर किस प्रकार से सुदृढ़ बने, इस दिशा में किए गए प्रयत्नों का परिणाम है कि आज 4थी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनी है। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया और बहुत जल्दी हम और 3री अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी हमने सामरिक दृष्टि से दक्षता प्राप्त की, सेना हमारी सुदृढ़ बनी, पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया 3 दिन में। ये कोई कम बात नहीं है। और हमारी शर्तों पर उसने मतलब सरेंडर किया, ये कोई कम बात नहीं है। हमने पहले की तरह तो नहीं किया ना कि 90,000 सैनिकों को और जब सरेंडर करा दिया था और बिना कुछ लिए दिए उन सैनिकों को छोड़ दिया। चाहती उस समय की कांग्रेस सरकार तो 90,000 सैनिकों के बदले में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेती, लेना चाहिए था, लेकिन लिया कुछ नहीं, छोड़ दिया। हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो आतंकवादियों के केंद्र को नेस्तनाबूद किया, उनको ध्वस्त किया। अजमेर जिले की नसीराबाद के समीप प्रसिद्ध रामपुरा तेजाजी बासक बाबा धाम पर 108 कुंडात्मक विष्णु महायज्ञ एवं पद्मनाभ भगवान विष्णु मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ धूमधाम से हुआ। यह 9 दिवसीय विशाल धार्मिक आयोजन गादीपति रतन लाल प्रजापत महाराज के सानिध्य में हो रहा है। कार्यक्रम में जगत गुरु वल्लभाचार्य सहित देश भर के कई संत, महंत और महात्मा शामिल होंगे। पद्मनाभ भगवान विष्णु की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए नसीराबाद, देराठू, लोहरवाड़ा, जसवंतपुरा, धोलाभाटा, रतनपुरा, भाटियावाणी आदि गांवों में जुलूस के रूप में ले जाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक स्वागत किया। 108 कुंडात्मक महायज्ञ के लिए विशाल डोम लगाए गए हैं और मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। आयोजन शुरू होते ही देश भर में संत महात्मा इस पवित्र धाम पर पहुंचने लगे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, डीवाईएसपी जनरेल सिंह, तहसीलदार ममता यादव और सदर पुलिस थानाधिकारी अशोक बीशु के नेतृत्व में सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज 28 तारीख से जो हमारा ये 108 कुंडी यज्ञ शुभारंभ हुआ है और भगवान विष्णु की जो हमने मूर्ति बनवाई है स्थापना के लिए, आज उसका नगर भ्रमण था। नशीराबाद सदर बाजार होते हुए पूरी मूर्ति भ्रमण लोहरवाड़ा, देराठू, जबलकिया, धौलाभाटा, जसवंतपुरा, हनुमंतिया, रतनपुरा, बड्डानी होते हुए यहाँ यात्रा पहुँची है। और श्रद्धालुओं में इतना उत्साह था कि इतनी पब्लिक आई है कि पुलिस को भी व्यवस्था करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और साधु संतों का आगमन हो चुका है, आ रहे हैं, काफ़ी उनकी व्यवस्था की जा रही है। पानी की, छाया की सारी व्यवस्था हो चुकी है और यहाँ पर जो भंडारा है वो प्रतिदिन चल रहा है। सारे गांवों के श्रद्धालु सभी ने मिलकर सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो गादीपति महाराज है रतनलाल जी प्रजापति, उनके शांति में सारा कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और सभी का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने एक बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषी हुर्जी पुत्र मावजी बामणिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपने कठोर आदेश में कोर्ट ने कहा कि दोषी हुर्जी को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। लोक अभियोजक निखिल सोमपुरा ने बताया कि यह मामला कुआं थाना क्षेत्र में 3 जून 2022 को घटित हुआ था। बावरी गांव के निवासी बदाजी और उनकी पत्नी कावुड़ी गांव में अलग घर में रहते थे। 3 जून 2022 को उनकी पोती वसुंधरा उन्हें खाना देने गई थी। खाना खिलाने के बाद जब वह वापस लौट रही थी तो उसने अपने दादा बावजी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वसुंधरा तुरंत दौड़कर अपने दादा दादी के पास पहुंची तो उसने अपनी दादी कावुड़ी को खून से लथपथ पाया। उनके गुप्तांगों सहित शरीर के अन्य हिस्सों से खून बह रहा था। पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला हुर्जी शराब के नशे में उनके घर में घुस आया और उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। जब बुजुर्ग महिला ने विरोध किया तो हुर्जी ने चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और उनके गुप्तांगों में भी हाथ डाला, जिससे उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए बावरी निवासी आरोपी हुर्जी पुत्र मावजी बामणिया को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने गहन जांच के बाद सागवाड़ा कोर्ट में चालान पेश किया। आज इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी हुर्जी को दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नमस्कार। आज अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सागवाड़ा में एक प्रकरण जो विचाराधीन था उसमें अंतिम निर्णय पारित करते हुए मुलजिम को 376A में तो मृत्यु तक आजीवन कारावास और 302 में फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले का संक्षिप्त तथ्य ये है कि जो मुलजिम हुर्जी था उसके द्वारा जो मृतका थी उसके साथ उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके द्वारा उसके साथ मारपीट की जाकर उसके गुप्तांग को इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया था कि वो गुप्तांग का छेद आगे से पीछे तक पूरी तरह से ओपन हो गया था और फिर बाद में चाकू से घोंप कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसमें माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय न्यायाधीश पुनाराम जी के द्वारा न्याय के दृष्टिकोण से और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है, जो न्याय संगत है। और इस निर्णय का सभी स्वागत करते हैं कि इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति, इस तरह की सजा होने से दोबारा कोई नहीं करेगा। धन्यवाद। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।